Hello everyone, let's start with section D. Now in this we are starting with question number 34. We have already covered section A, B and C. I will give the link of those videos in the description box. You can watch if you haven't. So question number 34 says match the following pH values, that is 1, 7, 10, 13 to the solutions given below. तो यहाँ पे हमें बताना है कि pH वैल्यू 1 किसकी हो सकती है, 7 किसकी हो सकती है, 10 किसकी हो सकती है और 13 किसकी हो सकती है. तो यहाँ पे मोस्ट बेसिक आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो aqueous sodium hydroxide has pH value of 13. Now next is milk of magnesia. Milk of magnesia is basic again, so I will mark it as 10. ना जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो आते हैं 7 पे, उनका pH वैल्यू 7 होता है, और जो ब्राइन होता है इट इज एसिडिक, सो देयरफॉर 1 टू इट. सो मैचिंग हो गई. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेम क्वेश्चन. सो इट सेज अमित एंड रीता डिसाइडेड टू बेक अ केक एंड एडेड बेकिंग सोडा टू द केक बैटर. केक बैटर में उन्होंने बेकिंग सोडा ऐड किया. एक्सप्लेन विद द बैलेंस रिएक्शन द रोल ऑफ अ बेकिंग सोडा. तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप बेकिंग सोडा का रोल बताओ. ये रोल क्या है? मेंशन एनी अदर यूज ऑफ बेकिंग सोडा. सो बेसिकली जो बेकिंग सोडा होता है वो डीकम्पोजिशन में जाता है. जब उसको हम हीट करते हैं या किसी भी चीज में डालोगे, केक के मटेरियल में डाला तो ऑब्वियसली वो बेक होगा या हीट मिलेगी उसको, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है या डीकम्पोज हो जाता है इनटू सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो इन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. अब यहाँ पे यूज क्या है इसका कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो हमारा केक फ्लफी और सॉफ्ट बनेगा, क्योंकि जहाँ पे भी रिलीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट मेक्स थिंग फ्लफी एंड सॉफ्ट. सो दैट्स द यूज ऑफ बेकिंग सोडा हियर. And it is just a second, and it also says that mention other use of baking soda. तो बेकिंग सोडा का एक और यूज हो सकता है. इट कैन बी यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, इट कैन बी यूज्ड इन एंटासिड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टमक. सो फायर एक्सटिंग्विशर भी लिख सकते हो आप. यू कैन मेंशन फायर एक्सटिंग्विशर. सो दैट्स इट. Let's do question number 34 or part of it. So it says 4 samples A, B, C, D. Change the color of pH paper or solution to green, reddish pink, blue and orange. Now it says their pH was recorded. A का 7 है, B का 2 है, side by side लिख लेते हैं. Then C का 10.5 है, D का 6 है. Which of the sample has the highest amount of hydrogen ion concentration? तो जो ज़्यादा एसिडिक होगा उसके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा. यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा पार्ट बी. बी सैंपल का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि 2 हमारा क्या शो कर रहा है, दैट दिस पर्टिकुलर सैंपल इज एसिडिक इन नेचर. So B is the right option here. Now it says arrange the 4 samples in the decreasing order of their pH. तो बहुत सिंपल है. सबसे पहले आपका आएगा C, then A, then B, then D. D के बाद आपका आ जाएगा फिर B in the last. C, A, D, B. Let's do second part of same question. So it says Rahul found that the plaster of Paris which he stored in a container has become very hard and lost its binding nature. What is the reason for this? Also write a chemical equation to represent the reaction taking place. So होता क्या है, first we have calcium sulfate, और अगर उसके अंदर 1.5 H2O आ जाता है, अगर H2O मॉलिक्यूल आ जाता है, दिस इज H2O here डॉट H2O, तो आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस. जिप्सम हमारा कन्वर्ट हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर उसके अंदर 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आ जाते हैं. सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, और मॉइस्चर की वजह से वो कैसा हो जाता है, POP.
Now third is give any one use of plaster of Paris other than for plastering or smoothing of walls. So basically अगर हमें प्लास्टर लगता है तो वो इसीलिए लगता है क्योंकि मतलब फिक्स करने के लिए लगता है वैसे तो, लेकिन किसका यूज किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, लेकिन उन्होंने बोला अदर दैन प्लास्टरिंग और स्मूथनिंग ऑफ वॉल. सो यू कैन राइट मेकिंग डेकोरेटिव मटेरियल्स, or you can write making of toys. So that's it. So this is the answer for question number 34. Let's do question number 35. So it says trace the changes that take place in a flower from gamete formation to fruit formation. तो fruit formation होता कैसे है वो पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे समझाना है. तो यार सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे सही तरीका ये है कि आप डायग्राम बना लो. ये डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है जो जर्मिनेशन आपका दिया हुआ है पॉलन का ऑन स्टिग्मा, तो वो पहले आप बना लो और फिर उसको देख देख के आप एक्सप्लेन कर सकते हो. सो सबसे पहले आप पूरा डिफाइन कर दो क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डायग्राम ज़रूरी है और उसके साथ साथ पॉइंट्स भी ज़रूरी हैं और आप ये भी बताओगे कि कैसे कैसे पूरा प्रोसेस होता है. So I will tell you once and then you can even write yourself using this diagram. तो सबसे पहले आप define कर सकते हो that stamen is the male reproductive part and it produces pollen grains. Starting यहीं से होती है pollen grains से. अब कौन करता है? stamen करता है. stamen plants का male reproductive part होता है. ना जो ovary है, ovary क्या है? ओवरी इज द फीमेल जर्म सेल. फीमेल जर्म सेल वहीं पे प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. तो उसने जो प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो रिसीव करने होते हैं. आते कहाँ से? पॉलन ट्यूब से. तो पॉलन ट्यूब से ट्रांसफर होके मेल जर्म सेल्स आते हैं फीमेल जर्म्स के पास. देन उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही पॉलन लैंड करता है टूवर्ड्स ओवरी और वो रिकम्बाइन होते हैं तो वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है और यहाँ पे इसको हम पूरे को ओव्यूल बोलते हैं. तो मेल जर्म सेल प्रोड्यूस हुआ, पॉलन ट्यूब के थ्रू नीचे आया और फीमेल जर्म सेल के पास आया, रिकम्बाइन हुआ, रिकम्बाइन होके फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट मिलेगा. अब जायगोट क्या करता है? डिवाइड करता है बहुत बार to form an embryo. Fertilization के बाद zygote, then we get embryo. अब embryo हमारा ओव्यूल के विदिन है, इस पूरे पार्ट को हम ओव्यूल बोलते हैं. यहाँ पे embryo है of plant. अब यहाँ पे ओव्यूल क्या करेगा? वो डेवलप करेगा एक टफ कोट. विदिन ओव्यूल है और वहां पे एक टफ कोट सा बन जाएगा आपके ऊपर और टफ कोट धीरे धीरे करके कन्वर्ट हो जाएगा एक सीड में. अब सीड जो है हमारी बेसिकली जो ओवरी वाला पार्ट है, ओवरी ग्रो करती है रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म फ्रूट. धीरे धीरे ये वाला जो पार्ट है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? फ्रूट में. और धीरे धीरे करके उसके पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा फॉल ऑफ हो जाएंगे और वी विल गेट वन फ्रूट आउट ऑफ इट. तो ये पूरा फॉर्मेशन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. यहाँ पे पूरा रिटन पार्ट लिखा हुआ है. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट जहाँ पे आप थोड़ा सा पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बताओगे. फिर पूरी जर्नी आपने बतानी है जायगोट टू फ्रूट की, इवन बिफोर फर्टिलाइजेशन की भी. तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका then of the next slide जो मैंने आपको already explain कर दी है. So you can also take the screenshot for same. Let's do question number 36. This is the last question. So here we have a circuit. ABCD हमारे 4 lamps हैं और उसमें आप देख सकते हो हर एक लैम्प के हर एक पार्ट में different current जा रहा है. In one we have 3 ampere, in the second we have 4, third we have 5 and fourth we have 3.
सो पहले तो हमें ये बताना है कि ये कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज है या पैरेलल है। सो ऑब्वियसली दिस इज पैरेलल, एक के बाद एक तो नहीं लगे हुए, लाइन वाइज तो नहीं है, आपस में सामने सामने है, सो पैरेलल। Second is explain with reference to your above answer what are the advantages of this combination of lamp। तो वो बेसिकली हमसे ये जानना चाहते हैं कि पैरेलल में क्या एडवांटेज है और सीरीज में वो एडवांटेज नहीं है। सो पैरेलल का ये एडवांटेज होता है कि मान लो आपका एक पार्ट खराब हो गया, एक रो, ये जो आपकी एक सिंगल फर्स्ट करंट रो है वो खराब हो गई, तब भी हमारे जो अदर 3 हैं वो वर्क करेंगे, ठीक है। सो इसका यही बेनिफिट होता है कि फुल पोटेंशियल में काम करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं कर सकता एक दूसरे को। अगर ए बी भी खराब होते हैं तो सी डी फिर भी काम करेंगे, लेकिन अगर आप सीरीज में लगाते यही लैम्प, मान लो L1 लगाया, L2, L3, तो अगर एक खराब हो गया आपका तो बाकी कोई भी काम नहीं करेगा सीरीज में। तो पैरेलल में यही सबसे अच्छा इंपॉर्टेंस यही होता है कि वर्किंग कभी भी दूसरे की खराब नहीं होगी या डिपेंडेंट नहीं है फर्स्ट वाले पे या सेकंड वाले पे या किसी पे। So here it is written, if one lamp is faulty, it will not affect the working of the other lamps, and also they work at the full potential of the battery as they are connected in parallel। तो basically potential उसको पूरा मिलेगा, पूरा मतलब हर एक पार्ट को potential पूरा मिलेगा क्योंकि वो parallel में connected है। That's it। Third part is explain with proper calculation which lamp glows the brightest। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जब आंसर देना है तो आपने ये देख के देना है कि ब्राइटेस्ट किस केस में होगा। हमें पता चलता है ब्राइटेस्ट पावर के केस में। पावर कैसे निकलती है, V/I। सो आप देख सकते हो कि वोल्टेज तो सबके अक्रॉस सेम ही रहेगी, 60 वॉट ही रहेगी, 60 वोल्ट ही रहेगी, लेकिन करंट सबसे ज्यादा किसके केस में, सी वाले के केस में। सो करंट ज्यादा है और वोल्टेज 60 है, 60 × 5 300 वॉट हो जाएगा इसका। तो सबसे ज्यादा कौन ले रहा है पावर, सी वाला ले रहा है और ब्राइटेस्ट भी वही ग्लो करेगा। सो आंसर इज सी। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट। सो इट सेज फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो टोटल रेजिस्टेंस इसका क्या रहेगा, हमारे पास R निकालना है। सबसे पहले हमारा टोटल करंट निकलेगा। टोटल करंट कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 5 + 3, सो दिस विल गिव यू 15 एम्पियर। वोल्टेज कितनी है इन टोटल, 60 वोल्ट। V = IR होता है, सॉरी दिस इज IR। I है हमारे पास 15, R हमारा अननोन है और V हमारे पास है 60। सो 60/15 equals R and this will give you 4। So this is 4 ohms। मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो है सर्किट का वो 4 ओम रहेगा। So this is the answer for question number 36। Thank you for watching this video and I hope you liked it. Please like the video, share the video and subscribe to our channel. Thank you.